हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जे मेन 2023 के टॉप पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट कि 2023 में फोकस किस पे था। क्या आईयूपैक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, आइसोमेरिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, या सिंपली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स और एरोमेटिसिटी एंड पीओसी वाले पार्ट से आए थे? तो यस, 2023 में ज्यादा क्वेश्चन देखे गए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, एरोमेटिसिटी एंड द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट करेंगे एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आसान है। करेक्ट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें देखना है कि हम इसको कितने फास्ट सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। देखिए, मेन फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड होगा, चारों में दिया है, बहुत अच्छी बात है। नाउ दिस इज द मेन फंक्शन ग्रुप। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? कार्बोक्सिलिक से 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा है 2024 वाला। उसमें हमने काफी चीजें, काफी कॉन्सेप्ट कवर किए थे। जैसे कि यहाँ पे 5 पे ये कीटो ग्रुप है ना, कार्बोनिल है। नाउ दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, तो उसको मेन फंक्शन ग्रुप आप नहीं लेंगे, ब्रांच की तरह लेंगे। पर जब कीटो का कार्बन मेन चेन में काउंट हो गया है ना, 5th पोजीशन पे काउंट हो गया, तब उसको ऑक्सो कहते हैं। कीटो भी लिखते हैं, ऑक्सो भी लिखते हैं, पर फॉर्माइल नहीं लिखते। तो 5 पे है ऑक्सो और 2 पे है मिथाइल, तो 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। यस, 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक। यहाँ पे क्या है? हेक्सेन 6 ओइक। ऐसा तो नहीं है कि 6 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, राइट? तो ये गलत है। देन 5 मिथाइल रॉन्ग, 2 पे मिथाइल है, तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको कुछ आपके काम की चीजें कि सर आईयूपैक नेमिंग हम क्या पढ़ के जाएं अगर हमारे पास लिमिटेड समय है। देखिए, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। तो आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में एक टेबल रहता है जहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स, उनके कॉमन नेम्स, उनके आईयूपैक नेम्स दिए होते हैं। एंड बाकी सब कुछ पढ़ने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट इस टेबल में जो भी कंपाउंड्स हैं उनको आप पढ़ के जाओ। यू विल फाइंड कि बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। अरे सर, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन कई आपको मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनसीईआरटी में बीच में जैसे सॉल्ड एग्जांपल्स हैं आईयूपैक पे, या कोई भी सॉल्ड एग्जांपल है, नेवर एवर स्किप द सॉल्ड एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अंदर ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करवाना है। आइसोमेरिक पेयर्स हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ आइसोमर के साथ बताना है कि कैसे मैच करेंगे। प्रोपेनामीन एंड एन मिथाइल इथेनामीन क्या है दोनों? सर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन। ओके सर, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो कौन से आइसोमर हुए? दोनों अमीन्स हैं तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होने चाहिए। बट आपको पता है ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स फंक्शनल आइसोमर कंसीडर किए जाते हैं। इवन दो दे आर ऑल अमीन्स, पर फिर भी वो फंक्शनल आइसोमर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये नॉलेज वाली बात है। तो ए हमारा मैच कर जाएगा थर्ड के साथ। हेक्सेन 2 ओन एंड 3 ओन मेटामर्स, राइट? क्योंकि बीच में कार्बोनिल के दोनों तरफ जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है वो डिफर कर रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। अच्छा, एक और आपको कंफ्यूजन वाली बात बताता हूं। बहुत बार क्या होता है, जो हेक्सेन 2 ओन एंड हेक्सेन 3 ओन की बात करें हम, तो यहां पे सर 2 और 3 का डिफरेंस है ना, तो पोजीशन आइसोमर भी तो उनको बोल सकते हैं। यस, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जिनको हम मेटामर कहते हैं वो पोजीशन आइसोमर में भी क्लासीफाई हो सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे सर? फिर हम कैसे बोल दें कि ये मेटामर थे? अब देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल की बात करें, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरा में क्या डिफरेंस है? 2 नाइट्रोफिनोल एंड 4 नाइट्रोफिनोल, नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन का ही तो डिफरेंस है ना। तो उनको आप मेटामर बोल पाओगे? नहीं। पोजीशन आइसोमर हाँ, फंक्शनल आइसोमर नहीं, टॉटोमर नहीं। तो इसका मतलब वो कि बेटा ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल तो मेटामर बिल्कुल भी क्लासीफाई नहीं हो सकते, ये तो डेफिनेटली पोजीशन आइसोमर ही होंगे। तो अब हमारे पास फिर ये जो बचा है, इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं और मेटामर भी बोल सकते हैं। पर क्योंकि एक और पेयर था जो कि पोजीशन के साथ मैच कर गया, तो फिर इसको हम मेटामर के साथ मैच करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक क्लियर है ये। ए का 3 के साथ आ जाएगा, बी का 1 के साथ आ जाएगा, ए का 3 बी का 1, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। डन। चलिए नेक्स्ट वन।
Thin layer chromatography of a mixture shows the following observation. The correct order of elution in the silica gel column chromatography is. वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपको फाइनली इस तरह का क्रोमेटोग्राम मिला। तो यहां पर आपने सैंपल रखे होंगे, ठीक है। अब देखो, ए सबसे ऊपर चला गया, तो मतलब ए मोबाइल फेज के साथ सबसे दूर तक गया, तो ए सबसे कम डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो कर रहा है, सबसे वीक एड्सॉर्प्शन शो कर रहा है, क्योंकि वो मोबाइल फेज के साथ चला गया। बी सबसे नीचे है, बी बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा इतना फास्ट, मेरी स्टेशनरी फेज के साथ अच्छी दोस्ती है, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो धीरे धीरे जाऊंगा, राइट। तो सबसे ऊपर ए गया, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है। तो अगर देखा जाए सबसे बाहर कौन निकल रहा है सबसे पहले, मतलब इस शीट को क्रॉस करके बाहर कौन निकलेगा, सबसे पहले ए निकलेगा, फिर सी और फिर बी। यस, सबसे पहले ए निकलेगा, फिर सी, फिर बी। तो यही चीज अगर आप सिलिका जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी देखते हो, तो उसका भी डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये है रियल लैब में एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी वहां पे हो रही है। ये हमारा स्टेशनरी फेज था, इसके ऊपर हमने मिक्सचर का ड्रॉप डाला, ठीक है। आप देख रहे हो ये ड्रॉप था यहाँ पे। अब ये ड्रॉप में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो धीरे 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 सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। अब देख रहे हैं आप ये कलर्स कैसे आए, तो ब्लूइश कलर ऊपर रह गया, ये रेडिश पिंकिश जो कलर है ये थोड़ा नीचे आ गया। तो क्लियर सी बात है, ये जो पिंक कलर वाला कंपोनेंट है ये मोबाइल फेज के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो मतलब ये स्टेशनरी फेज के साथ इसकी जो एड्सॉर्प्शन हुई है सबसे वीक हुई है, और जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड हुआ है स्टेशनरी फेज पे, इसलिए वो सबसे ऊपर रहा, समझे। तो जो यहां से सबसे जल्दी बाहर निकलेगा वही यहां से भी सबसे जल्दी बाहर निकलेगा। क्लियर है ये? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ट्राई करिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर असर्शन रीजन में ये हमें समस्या आती है, ये तो बता दिया कि असर्शन सही है, रीजन सही है, बट क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? वहां पे ना थोड़ा सा के बाद डाउट्स आ जाता है कि है कि नहीं है। तो बच्चे उसका कोई एक तरीका नहीं है बताने का, बिकॉज दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना माइन्यूटली वो चीज़ों को पूछ रहा है। ओके, तो ये केस टू केस वेरी करेगा, और आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस कॉन्सेप्ट के बारे में उसको चेक करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कहीं ये नहीं लिखा होगा कि दिस इज असर्शन, दिस इज रीजन एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो आप ही को जज करना पड़ता है, तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग पता लगती है। ओके, देखिए असर्शन में क्या है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए देन बी देन सी। देखो अब ये फिनोल नहीं है, ये सारे अल्कोहल हैं, तो यहां पे हेलोजन का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। और आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और डिस्टेंस कहां से डिस्टेंस, अरे जो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल रहे हो ना उससे डिस्टेंस देखेंगे। तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, अब देखो क्लोरो इसके सबसे नजदीक है, क्लोरो बहुत दूर है, और मिथाइल भी रिलेटिवली दूर है। अब क्लोरो का माइनस आई इफेक्ट आएगा, क्लोरीन का भी माइनस आई आएगा, और इसका आएगा प्लस आई, ठीक है। तो बच्चे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिटी कहां पे आएगी फर्स्ट केस में, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है और नजदीक है। बी में स्ट्रॉन्गर है, आप बोलोगे सर फ्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो है पर दूर है ना, वो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बहुत शार्पली ड्रॉप करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ए, फिर बी, फिर सी, क्योंकि सी में तो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करता है। तो ए बी सी बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन बोल रहा है कि फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो। तो इंडक्टिव इफेक्ट का नॉर्मली अगर आप ऑर्डर देखोगे तो यस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दैट इज ट्रू, बट डज दैट एक्सप्लेन दिस एसिडिटी ऑर्डर? नो इट डज नॉट, क्योंकि इस एसिडिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग है, आपको ये भी बताना है कि बॉस डिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्लियर है? चलिए अब इसमें आपके लिए मैंने कुछ पीके वैल्यूज ऐड की हैं, बिकॉज जब भी हम एसिडिटी के ट्रेंड्स की बात करते हैं इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के पीके वैल्यूज पता हो तो एक गैसवर्क करने में या कंपैरिजन करने में बहुत आसानी रहती है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिए हैं, जैसे आप बेंजोइक एसिड की बात करो 4.2 है, एसिडिक एसिड 4.76 है, और कार्बोनिक 6.35। तो कार्बोनिक का भी आइडिया हो ना कि कार्बोनिक कितना है। जैसे सपोज आप कार्बोनिक एसिड को फिनोल से कंपेयर करने लगे तो फिनोल आपका 9.95 होता है, अराउंड 10 होता है, तो कार्बोनिक आपका उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 6.35। पर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड से वीक है, देन NH4 पॉजिटिव। अब जैसे NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया इज अ बेस,
तो NH3 देखो कहां पे आ गया, 38 पे आ गया। पर जैसे उसने H पॉजिटिव गेन कर लिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जल्दी से अपना H पॉजिटिव छोड़ना चाहेगा ताकि ये वापस से न्यूट्रल NH3 में कन्वर्ट हो, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया है। तो आप देखोगे NH4 पॉजिटिव इज मोर एसिडिक देन फिनोल, स्लाइटली मोर एसिडिक। वाटर आपको 15.7 है, इथेनॉल 16 है, एसीटोन 19.2 है। ये भी इंपॉर्टेंट है एसीटोन, क्योंकि एसीटोन में जो एसिडिटी आती है वो किसकी आती है, वो अल्फा हाइड्रोजन की आती है। तो ये मुझे पता हो कि यहां से अगर H पॉजिटिव मैं निकालता हूं अल्फा पोजीशन से, तो जो CH2 नेगेटिव होगा, अब हम बोलते हैं ना कि सर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हैं। बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसकी एसिडिटी को कितना इंक्रीज कर रही है, वो भी तो एक वैल्यू आइडिया होना चाहिए ना। अगर एक वेग आइडिया, हाँ सर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है, बट ऑन पेपर वैल्यूज की टर्म में हाउ क्लोज इज दैट एसिडिटी टू अदर कंपाउंड, तो ये आपको आइडिया लगेगा अराउंड 19 है। तो मतलब ये एसीटोन इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन, 25 पे है। ठीक है, तो इनको जनरल पढ़ लेना एक बार, इट विल हेल्प यू अलॉट इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। कल के लेक्चर में मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि जब भी हम जैसे रेजोनेंस की बात करते हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा रहता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेंगे। ठीक है, देखिए तो अल्टीमेटली जैसे ये आप पॉजिटिव चार्ज देखो, ये इन डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में है, यस हाँ जी। और ये NH2 ग्रुप क्या करेगा, क्या ये NH2 इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये NH2 ग्रुप सिर्फ एक -I ग्रुप का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में -I ग्रुप है, नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पोजीशन पे पहुंचेगा रेजोनेंस करके और यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे था ये वाला यहाँ पहुंचेगा वहां पहुंचेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड A और B आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, पर अच्छी बात यह है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इस NH2 ग्रुप से दूर चला गया। तो दूर जाने का फायदा ये हुआ कि ये जो -I ग्रुप था वो उससे दूर है, तो B की स्टेबिलिटी A से तो बेटर है, B की स्टेबिलिटी A से बेटर है। देन C की बात करें, यहां पे पॉजिटिव चार्ज देखो कहां कहां जाएगा, यहां पे है, अगली बार यहां पहुंचेगा रेजोनेंस करके, जब ये बॉन्ड यहां जंप करेगा फिर यहां पहुंचेगा। जब मूवमेंट ये वहां पहुंचा ना नाइट्रोजन के साथ, तो देखना, तो सी का अगर हम रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रॉ करें, ठीक है, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मजे की बात यह है कि नाइट्रोजन अपने मेसोमेरिक इफेक्ट से इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और क्या हो जाएगा, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर में ऑल ऑक्टेट्स आर कंप्लीट, और आप जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिसाइड करने में, इसलिए सी वाले की स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा है। यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज यहां से उस पोजीशन पे जाएगा इस ऑर्थो पे, और यहां पैरा पे जाएगा, राइट, पर यहां पे नहीं आ रहा, नाइट्रोजन वाले के पास नहीं आ रहा, सिर्फ सी में वो इस कार्बन पे आ रहा है ताकि नाइट्रोजन का मेसोमेरिक इफेक्ट वहां पे उसको स्टेबलाइज कर सके। बाकी सभी केसेस में नाइट्रोजन -I इफेक्ट का ही काम कर रहा है, तो सी ऑप्शन, ठीक है, मतलब सी कंपाउंड फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, pKa वैल्यूज, ये 30 सेकंड्स हैं, आसान है ये भी। अब यहां पे बच्चे सारे फिनोल हैं, तो मुझे इस पार्ट को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप देखने कैसे है। अब मैक्सिमम pKa हम जानते हैं कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, राइट, तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो मुझे लीस्ट एसिडिक देखना है इनमें से। ये भी डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। NR2 ज्यादा स्ट्रांगली डोनेटिंग है क्योंकि वो +M से डोनेट करेगा, और ये जो आइसोप्रोपाइल है ये +I और हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा, जो कि उतना स्ट्रांग डोनेटिंग नहीं है, राइट। तो B में ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट है, एसिडिटी को ड्रॉप करेगा, कम करेगा। तो B की एसिडिटी सबसे कम होगी तो pK वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, तो B सबसे आगे आना चाहिए। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब लास्ट में C है, ये तो हमें कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी तो सबसे कम pKa वैल्यू। तो B के बाद कौन आएगा, B के बाद आएगा D, क्योंकि इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा है। फिर आएगा A, कोई डोनेटिंग नहीं है, कोई विड्रॉइंग नहीं है, ठीक है। फिर आएगा लास्ट में C, तो BDAC सेकंड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है,
या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मान लो, तो देखो बेंजीन पे जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि इसके खुद के पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शॉर्टेज है, तो ये वहीं अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो एनी ग्रुप जो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा सो दैट इलेक्ट्रोफाइल विल बी मोर अट्रैक्टेड और मोर विलिंग टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। अब देखिए सबसे अच्छा अटैक यहाँ पे, सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से है, OCH3 एंड NMe2। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेंगे, बट नाइट्रोजन की डोनेशन ज्यादा अच्छी होती है। आप जाते हैं ना, मेसोमेरिक इफेक्ट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से बेटर होता है। व्हाई इज दैट? लोन पेयर तो दोनों के पास है, ऑक्सीजन के पास भी नाइट्रोजन के पास भी, बट नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इट वांट्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली। ठीक है, तो ये बोलता है भाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी है तुम्हारे पास भी है, पर मैं जल्दी दूंगा बिकॉज मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूं, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये ज्यादा अच्छा डोनर है। ज्यादा अच्छा डोनर है तो ई वाले में सबसे फास्ट अटैक होगा, तो ई आएगा सबसे आगे। ठीक है, तो ई आगे सबसे, ए की ऑप्शन आ गई फिर, तो ई है, फिर डी है, डी के बाद फिर ए है। ठीक है, सॉरी ए नहीं, हाँ हाँ ए है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से डोनेट करेगा। फिर बी है, कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कोई विड्रॉइंग नहीं है। लास्ट में सी है, क्योंकि स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कल हमने इसके बारे में रूल्स पढ़े हैं, तो डू वॉच यस्टरडेज लेक्चर अगर आपने वो नहीं देखा है, 2024 के टॉप पीवाईक्यूज। देखिए अब यहाँ पे बच्चों, हमें जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्टेट की बात करेंगे, किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और किस किस में कंप्लीट है। यहाँ पर देखो ये कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें इस ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है, यहाँ इस कार्बन का इनकम्प्लीट है, यहाँ पे सभी कंप्लीट है। ठीक है, तो बच्चे ऑल ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, तो डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये जनरल मान के चल रहे हैं। अब इसमें भी ऑक्टेट एक का नहीं है, इसमें भी एक का नहीं है, इसमें भी एक का नहीं है, पर डिफरेंस क्या है, इनमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऊपर से उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, दैट इज लाइक द लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो सी सबसे कम स्टेबल होगा। ओके, तो सी सबसे कम आएगा। सी के बाद अब देखो ए और बी में क्या करना है आपको, अब अगर आप यहां रूल लगाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं आएगा। क्यों? दोनों में एक एक कार्बन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, दोनों के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बराबर हैं, दोनों में चार्ज सेपरेशन बराबर हो रखी है। ठीक है, और क्या है, कोई डिफरेंस आ रहा है? अब जब कोई रूल काम ना करे तो आपको ये देखना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सराउंडिंग कैसा है, अड़ोस पड़ोस कैसा है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के बगल में CHO है जो कि एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या ये विड्रॉइंग ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को चैन से जीने देगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये पड़ोस जो है इसके लिए स्टेबलाइजिंग नहीं है। यहां पे उल्टा नेगेटिव चार्ज के बगल में विड्रॉइंग ग्रुप है जो उसको स्टेबलाइज करेगा। पॉजिटिव चार्ज के बगल में NH2 है जो कि लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है ना, डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है वो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है, चार चार्ज की रिपल्शन होगी, लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो ए और बी में बी ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे अनस्टेबल हो गया सी, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर डी। ठीक है, तो जब रूल काम ना करें तो फिर आपको नेबरहुड देखना पड़ता है कैसा है। चलिए नेक्स्ट बात करें, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। पहले आप इसको आराम से पढ़ के ट्राई कर सकते हो फॉर 1 मिनट, मे बी 30-40 सेकेंड्स। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड इट एग्जिस्ट्स ओनली ऑन पेपर। रियलिटी में रेजोनेंस नहीं होता कुछ भी। व्हाई इज दैट? क्योंकि देखो हम जैसे ये 3 स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं कार्बोनेट के, एक्चुअल में ना तो स्ट्रक्चर ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को देख के हमें ये लगेगा कि एक बॉन्ड डबल है, 2 सिंगल है, मतलब बॉन्ड लेंथ 2 तरह की है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ भी और डबल बॉन्ड की लेंथ भी है, पर एक्चुअल जो कार्बोनेट स्ट्रक्चर है उसके तीनों बॉन्ड्स की लेंथ बराबर है। और जब तीनों बॉन्ड की लेंथ बराबर आती है तो दिक्कत क्या होती है, इट इज अ हाइब्रिड। ओके, तो उस बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 4/3।
तो हमें जिस तरीके से हमने रूल्स पढ़े हैं केमिस्ट्री के, हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हम डबल बनाते हैं, ट्रिपल बनाते हैं। अब कोई बोले सवा बॉन्ड बनाओ, डेढ़ बॉन्ड बनाओ, पौने 2 बॉन्ड बनाओ, राइट? तो हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। जो बॉन्ड है किसी कंपाउंड में वो वैसा ही है, वो हमारी केमिस्ट्री देख के नहीं बना। तो कार्बोनेट बोलेगा भाई तुम जैसी केमिस्ट्री पढ़ते हो मुझे तुमसे मतलब नहीं, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ द क्लोजेस्ट या मोस्ट रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर जो उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा मैच कर जाए। ठीक है, तो ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट रियल, दे आर जस्ट क्या कर रहे हैं, वो मिलके एक हाइब्रिड बनाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दिस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट देखिए, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड। दीज डोंट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना थ्रू सम फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, रेजोनेंस कोई रियल फिनोमेना नहीं है, इट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, इट इज क्या, इमेजिनरी है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में बिल्कुल नहीं है। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसा भी कुछ नहीं है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज ऑल हाइपोथेटिकल। CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर, यस दिस इज द हाइब्रिड, ओके। तो इन तीनों का ये हाइब्रिड है, ओके। अब इसको ड्रॉ करके ना, अब दिक्कत क्या सर, हम ये ड्रॉ करके क्यों नहीं यूज करते इस तरह का स्ट्रक्चर? फिर कभी आपको सवा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कभी डेढ़ बनाना पड़ेगा, कभी पौने 2 बनाना पड़ेगा। और ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ इसको देख के कैसे आपको पता लगेगा कि ये सवा है या डेढ़ है या पौने 2 है या उसके भी बीच में है कहीं पे, है ना? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू यूज दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट वन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं कायरलिटी के लिए, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कायरलिटी में आपको क्या चेक करना है? कायरलिटी में आपको बच्चे दो चीजें चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ डबल बॉन्ड की इस तरफ को पीएच है तो इस तरफ को एच होगा। अब अगर इसको मैं यहां से इस तरह से बीच में से कट करूं तो ये COH वाला पार्ट तो कट हो गया, रिंग भी बराबर कटा, पर ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या सिमेट्रिकल है? नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो भी नहीं है, तो ये कायरल है, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गए कायरल। नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड में देखो, बेंजीन रिंग को भूल जाओ, उसकी चिंता नहीं करनी, उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। ये वाला कार्बन हमारा कायरल है, कैसे? देखो इस तरफ को CH2O, फिर आगे नेफ्थलीन ग्रुप है, CH2O फिर नेफ्थलीन है, पर उस पर क्लोरो भी है। अगर ये क्लोरो नहीं होता तो ये वाला पूरा ग्रुप और ये वाला पूरा ग्रुप आइडेंटिकल हो जाते और फिर ये कार्बन कायरल नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ अ क्लोरो दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर डिफरेंट। तो मतलब ये वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और पूरे मॉलिक्यूल में क्योंकि एक सिंगल कायरल कार्बन है, जब पूरे मॉलिक्यूल में एक सिंगल कायरल कार्बन होता है तो वो कंपाउंड भी कायरल होता है। सर अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो कंपाउंड में, तो देखो जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कायरल होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो कायरल कार्बन्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, तो पूरा मॉलिक्यूल ए कायरल हो गया, जिसको आप मीजो कंपाउंड कहते हैं, राइट। तो हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन्स इज नॉट अ गारंटी दैट कंपाउंड विल बी कायरल, बट अगर सिंगल कायरल कार्बन है तो आप समझो कि मोस्टली ऑलमोस्ट ऑलवेज इट विल बी कायरल, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब ये हमारे पास एक फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में इस तरफ का बॉन्ड क्या होगा, ये H होगा, ये वाला भी H होगा। फिशर प्रोजेक्शन में ध्यान रखना, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना है। मतलब अब देखो, अभी अगर मैं यहां पे इसको बीच में से कट करता हूं, राइट, तो यू विल सी कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये ए कायरल हो गया, डन, ओके। अब मान लो मैं इसका दूसरा वाला वेरिएंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ये वाला वेरिएंट मैं इसका ड्रॉ करता हूं, दूसरा वाला आइसोमर। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, सर सेंटर से इधर को OH, इधर को OH, H H COH COH, सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नेवर एवर चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री इन फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि वो लगेगा तुम्हें है और वो होती नहीं है। सर व्हाई इज दैट? क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना गलत हो जाता है। अगर आपको देखना है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करो,
या 100 हॉर्स में कन्वर्ट करो, देन सी, और आप देखोगे कि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। ओके, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हो, वो दिख रहा है तो वो होगा। ओके, तो ये एक आरएल है। इस वाले में देखो यहां से कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ये भी एक आयरल है। इसमें देखो यहां से कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ये भी एक आयरल है। वी हैव ओनली 2 कायरल कंपाउंड है। डन। एंड आपके लिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगी। कायरलिटी के लिए ये दो आपको बस कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। डन। एंड सम मोर इंफॉर्मेशन, इसको पढ़ लेना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगेन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड A and B was separated, A eluted first, this indicates B has। देखो, अब इस केस में कॉलम क्रोमेटोग्राफी में A पहले निकला बाहर, तो A पहले निकला मतलब A मोबाइल फेज के साथ जल्दी ट्रेवल करके नीचे गया। जल्दी ट्रेवल करके नीचे गया मतलब उसकी स्टेशनरी फेज पे जो एड्सॉर्प्शन थी वो वीक थी, राइट? यस। तो B पीछे रह गया, तो B की एड्सॉर्प्शन कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, तो स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन विद स्टेशनरी फेज, राइट, ये बोल सकते हैं हम बिल्कुल। और जिसकी देखो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन होगी वो उतना ही कम ट्रेवल करेगा, मोबाइल फेज के साथ कम ट्रेवल करेगा। तो RF की जो वैल्यू होती है वो होती है x/y। x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट और y इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज तो धीरे धीरे जा रहा है, वो तो पहुंचा, पर जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट होगा वो बड़े धीरे धीरे चलेगा, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। स्ट्रॉन्गर द एड्सॉर्प्शन, lesser is the value of x and lesser is the RF. So B has low RF and stronger adsorption। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे A B C सेपरेट हो गए तो C सबसे कम एड्सॉर्ब हुआ था, A सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हुआ है स्टेशनरी फेज में। ठीक है, और साथ में एनसीईआरटी ने लिखा भी देखो, the most readily adsorbed substances are retained near the top and others come down to various distances in the column। ठीक है, तो कॉमन सेंस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन है। तो पीयूसी पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, और अब देखो अगर हम इन सेशंस का अच्छे से यूज करें, जो हम सेशन अभी ले रहे हैं, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज होती है कुछ क्वेश्चंस के साथ में, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको नॉर्मली कहीं आप सोल्यूशन ढूंढते हो तो वो जबरदस्ती से आंसर तो निकाल देते हैं जो एनटी ने दिया होता है, बट उसके साथ कुछ कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट्स होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, दे डोंट आंसर दोस, वो आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, देखिए, फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए लगाइए दिमाग। कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। ओके, देखिए सी सबसे नीचे आ रहा है, ए सबसे ऊपर है। अगर मैं ये बोलूं कि सी ज्यादा पोलर है और फिर भी वो सबसे नीचे चला गया, मतलब उसकी एड्सॉर्प्शन सबसे कम हो रही है। या ऐसा मान लो कि उसकी मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, तो मोबाइल फेज भी प्रोबेबली पोलर रहा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, दोनों पोलर पोलर भाई भाई निकल लिए। ठीक है, ऐसा ये हम सोच सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू तब होगी जब मोबाइल फेज पोलर हो। कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर, ए लीस्ट पोलर था तो वो सबसे ऊपर रहेगा, प्रोवाइडेड मोबाइल फेज पोलर है, तभी बी भी करेक्ट हो सकता है। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ कॉलम बिफोर सी एंड ए। बी कैसे बाहर जल्दी आ जाएगा, सबसे पहले सी बाहर आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, तो ये जो है, ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये तो आपका इनकरेक्ट है ही है। ठीक है, ये तो गलत होना ही होना है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑलवेज। कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम। अब देखो, मोबाइल फेस कैसा भी हो, पोलर हो नॉन पोलर हो, ये डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कि ए सबसे पीछे है, तो ये सबसे ज्यादा देर तक कॉलम में रहेगा, सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। तो दिस इज एब्सोल्यूट ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस तरह का मोबाइल फेस है, किस तरह का स्टेशनरी फेस था, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब डायग्राम में दे दिया है, सेपरेट हो गए हैं, ये दिख रहा है कि ए विल स्पेंड मोस्ट टाइम इन द कॉलम, तो डी तो हमेशा करेक्ट ही होगा। हमें बोला इनकरेक्ट बताओ, तो डी नहीं आना चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन में,
यहाँ पे डी है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे डी है ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे डी है ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, ये ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाला था कि डी तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो ये तीन ऑप्शन पहले गलत होगी तो यही ऑप्शन बचा। अब आप बोलो सर अगर ए बी सी, देखो सी तो हमेशा इनकरेक्ट ही होगा, बट अगर ए और बी भी इनकरेक्ट है तो इसका मतलब सर मोबाइल फेज भी शायद पोलर नहीं था। हमने क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं बताया उसके बारे में, तो फिर ठीक है यही बोल सकते हैं अगर ए और बी इनकरेक्ट हैं तो मोबाइल फेज प्रोबेबली नॉन पोलर था। समझे? तो पीओसी में मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आए, दे आर मोर लाइक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व होते हैं, वो लॉजिक से सॉल्व नहीं होते ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो क्रोमेटोग्राफी में जब भी आप पढ़ते हो पहले आपको ये पढ़ना है कि किस किस तरह की क्रोमेटोग्राफी है, जैसे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो दो मेन टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। एड्सॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन कितनी ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, पार्टीशन, ठीक है, तो वो पार्टीशन कितना ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है, पार्टीशन के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको बस इतना सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दो मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं, और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की फर्दर सब टाइप्स हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कौन किस टाइप का है। तो देखिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। So what is this continuous differential partitioning of components? Let's not go into the details because हमारे काम का नहीं है वो, बस ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज पूछी जा सकती है। ओके, असर्शन देखो, सपोज असर्शन के ऊपर आ गया ये, या चार पांच स्टेटमेंट दे दी, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, उसमें ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट एज इट इज चिपका दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बहुत सिमिलर दिखती हैं और दोनों दो डिफरेंट टाइप्स को बिलोंग करती हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज्ड। स्पेशल क्वालिटी पेपर, उसमें ऐसा क्या है, देखिए क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट, देयर इज वाटर ट्रैप्ड इन द पेपर एंड दैट एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेज। हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन, water present in the pores of the paper forms a stationary phase. Okay, paper sheet forms a stationary phase, no. Water present in the mobile phase, no. Water and paper and water present in its pore together forms a stationary phase, no. It is the water present in the pores of the paper, ठीक है, that acts as a stationary phase। आया ना डायरेक्ट, अगर आपने ये डायरेक्ट चीज ढंग से नहीं पढ़ी होती एनसीईआरटी की तो क्वेश्चन नहीं हुआ होता, तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट वन, अब ये आ गया हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक और क्वेश्चन, जहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन को आइडेंटिफाई करने वाले रिएजेंट क्या क्या हैं। तो आई थिंक जिन्होंने पढ़ा है वो डायरेक्टली बता देंगे कि सर ये आपका क्या है, ये Na2FeCN5NO, ये आपका NOS बन जाता है जब सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ। ठीक है, देन AgNO3 के साथ क्या होगा, AgNO3 के साथ सर हेलोजन होगा तो AgX का प्रेसिपिटेट बना देगा, जैसे क्लोराइड होगा तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr का पेल येलो, AgI का ब्राइट येलो, राइट। तो सिल्वर के साथ उनके हैलाइड्स के कोरस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जो कि फर्दर अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि वो AgCl है, Br है या AgI है। ठीक है, फॉस्फोरस के साथ क्या होता है, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बनता है, उसके लिए ये हो जाएगा रिएजेंट। फाइन, तो ये आपके लिए, ये मैंने कल के लेक्चर में भी ये वाली स्लाइड ऐड की थी कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रोजन के साथ जब हम टेस्ट करेंगे तो हमारा फेरिफेरोसाइनाइड बनता है, तो FeF4 FeCN6 थ्राइस, ये नाइट्रोजन के लिए आ गया। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो हम डाल रहे हैं ये Na2FeCN5NO, ठीक है, ये हमें वायलेट कलरेशन देता है जब सल्फर के साथ कंबाइन करेगा। ओके डन, तो मैच करवा लेते हैं, नाइट्रोजन आपका डायरेक्टली मैच कर रहा है ए आपका थर्ड के साथ, सल्फर आपका B1 के साथ, तो A3 B1, C का आ जाएगा 4 और D का आ जाएगा 2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ये एक्चुअली ये उल्टा ई लग रहा है यहाँ पे, पर ये 3 है ये 2 है ना, ये पाई की तरह लिख दिया मैंने, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट वन, कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लेसन टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन। कल के लेक्चर में भी मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था सॉल्व, तो जिन्होंने कल का लेक्चर देखा आई थिंक वो बड़े जल्दी इसका आंसर देंगे। देखो नाइट्रोजन और हेलोजन दोनों के लिए
यहाँ पर भी है नाइट्रोजन हेलोजन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तो सब में है। पर जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो सोडियम के साथ बच्चे कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, तब जाके NaCN बनता है। और जब साइनाइड बनेगा तभी वो नाइट्रोजन का टेस्ट देगा। तो नाइट्रोजन तो होना तो ठीक है, पर कार्बन भी तो होना चाहिए। तो पहले कंपाउंड में कार्बन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो कार्बन ही नहीं है तो साइनाइड ही नहीं बनेगा। सेकंड वाले में कार्बन है, यस है, और कार्बन है तो मतलब साइनाइड बन जाएगा। और हेलोजन भी है, हेलोजन है तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgX देगा वो। थर्ड वाले में भी कार्बन नहीं है, फोर्थ वाले में भी कार्बन नहीं है। तो कार्बन की कमी की वजह से बाकी ऑप्शन जो है वो आंसर मतलब मैच नहीं उनका करेगा, या वो नाइट्रोजन के लिए और हेलोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाएंगी। ठीक है, मतलब हेलोजन के तो दे देंगी ये, नाइट्रोजन का नहीं दे पाएंगी। नेक्स्ट, विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली इन बेसिक मीडियम। आसान क्वेश्चन है पर इस क्वेश्चन के साथ हमें काफी कुछ सीखना है आज। देखो, अब ये आपका बीटा डाइकार्बोनिल हो गया, ये बीटा डाई एस्टर हो गया, और ये बीटा कार्बोनिल एस्टर या बीटा कीटो एस्टर हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में बच्चे अगर हम यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो दोनों कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा। एक तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है उसको, दूसरा उसके बगल में दो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हैं, तो इनका -I इफेक्ट भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। इसलिए यहां से H पॉजिटिव निकालना इज क्वाइट फेवरेबल। यहां से क्या होगा, इससे अगर आप मिडिल वाले पोजीशन से निकाल देते हो तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा, डू यू थिंक कि वो अच्छे से दोनों तरफ रेजोनेंस कर पाएगा? नो। व्हाई इज दैट? क्योंकि ये कार्बोनिल ऑलरेडी OR के साथ रेजोनेंस में है, तो इसकी इधर को रेजोनेंस होगी, बट हमेशा नहीं होगी ना, कभी होगी कभी नहीं होगी, क्योंकि वो दो तरफ इन्वॉल्व है, ये वाला भी दो तरफ इन्वॉल्व है, समझे? इसलिए ये नेगेटिव चार्ज उतना खुश नहीं है, बोल रहा यार मेरे को डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, कभी उसको दे रहे टाइम, कभी मेरे को दे रहे टाइम, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ तो डेडिकेटेड रेजोनेंस उसको मिल जाएगी लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं मिल पाएगी। तो सबसे अच्छी एसिडिटी किस में मिल रही है हमें? सिर्फ ए में मिल रही है, तो रेडिली, मोस्ट रेडिली जो डिजॉल्व होगा वो सिर्फ ए ही होगा। अब बट सर हाउ डू वी नो कि कितना डिफरेंस है इनकी एसिडिटी में? जानना चाहते हो? क्योंकि आई थिंक दैट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे अगर इनका एसिडिटी ऑर्डर भी पूछ लिया जाए, इनको इनका कंपैरिजन किसी के साथ पूछ लिया जाए। मैं आपको बोल रहा था कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की बात की थी, उसकी पीके वैल्यू कितनी थी? अराउंड एसीटोन की थी 19 के आसपास। व्हाट अबाउट दिस, जो बीटा डाई कार्बोनिल हो, इसकी पीके वैल्यू कितनी होगी? अब यहाँ तो दो दो कार्बोनिल है, तो ऑब्वियस बात है पीके वैल्यू कम होनी चाहिए। इज ए टेबल फॉर दैट। अमाइड की पीके वैल्यू अराउंड 30 होती है, मतलब ये उतना एसिडिक नहीं होते। ठीक है, और इसमें भी बेसिकली कौन से एच की बात हो रही है ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के साथ लगे हुए एच की बात कर रहे हैं हम, नहीं 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 नहीं, हम बात कर रहे हैं इस हाइड्रोजन की। ओके, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा होता तो वो क्वाइट एसिडिक होता। क्यों? क्योंकि फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता और वो आगे कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में होता, वो काफी एसिडिक होता। साइनाइड के साथ देखो, ठीक है, CH3CN वाला है 25 पे आ गया, और ये आपके देखो जो एस्टर है, ठीक है, उसका अल्फा हाइड्रोजन है ये एस्टर का, तो 25 पे है एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन। एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन 19.2 पे था, मतलब एस्टर उतना अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देता। ठीक है, ये आप देखो, ये वही एसीटोन वाला 19.2, CHO वाला थोड़ा बेटर है 17 पे। तो अल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन थोड़े ज्यादा एसिडिक होंगे। 1,3 डाई एस्टर 13.3, दो एस्टर हैं, ठीक है, पर नेगेटिव चार्ज उतना भी खुश नहीं है, बट स्टिल नॉर्मल एसीटोन या नॉर्मल अल्डिहाइड से तो ज्यादा एसिडिक है 1,3 डाई एस्टर। देन 1,3 डाई नाइट्राइल 11 पे आ गया। बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर ये कितने पे है? 10.7। और बीटा डाई कीटोन कितने पे? 9। ठीक है, तो 9, 10.7, 13.3, तो ये आ गया 9, 13.3, 10.7। अब नाउ यू हैव सीन द वैल्यूज, अब आसान लग रहा है ना ये, अब ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है। कब स्ट्रॉन्ग बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, है ना? अच्छा कंपैरिजन हो पाएगा। इसीलिए पीके वैल्यूज आर वेरी गुड टूल
to predict acidity trends. Okay, next question, what is the correct order of acidity of the protons marked A to D in the given compound? अब यहाँ पे भी pK वैल्यूज का थोड़ा सा रोल है और थोड़ा सा आपका लॉजिक भी लगेगा यहाँ पे। चलिए दिमाग लगाइए सबसे पहले। देखो कार्बोक्सिलिक, ये वाली जो C वाली हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। फिनोल यहाँ पे कोई नहीं है, ये एसिटिलीन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके साथ वाला है। ठीक है, ये उतनी एसिडिक नहीं होती, अराउंड 25 के आसपास का पीके वैल्यू आता है। पर कार्बोक्सिलिक तो पीके वैल्यू काफी अच्छा होता है ना, 4-5 के बीच में रहता है, जैसे 4.76 आई थिंक एसिडिक एसिड का, राइट, और 4.20 था बेंजोइक एसिड का। देखो तो बच्चे सी की एसिडिटी सबसे ज्यादा है, ये तो क्लियर है, तो सी सबसे आगे आ जाएगा, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे लास्ट में कौन है, ए है बी है, देख लो, मतलब डी तो नहीं है, डी तो नहीं है, ए और बी में से। देखिए बी में से यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज तो बेंजीन पे रेजोनेंस करेगा, राइट, और इस तरफ को सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, उसका भी इसको माइनस आई इफेक्ट का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ए सबसे ज्यादा, सॉरी आप बताओ ए और बी में से सबसे ज्यादा फिर कौन सा लगेगा? मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बी शुड बी लाइक, वहां डायरेक्टली एसपी हाइब्रिडाइज के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे एसपी हाइब्रिडाइज तो नहीं है, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है और बगल में विड्रॉइंग ग्रुप भी है। चलो ठीक है, दे आर वेरी क्लोज, ओके, स्टिल वेरी क्लोज। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, बी और डी को देख लेते हैं, बी और डी में क्या होगा। बेटे डी और बी की पोजीशन क्वाइट क्वाइट सिमिलर है, बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन पे है, बेंजाइलिक कार्बन पे, पर जो डी वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया वो कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस करेगा ना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस तरह से भी तो रेजोनेंस करेगा, कार्बोक्सिल का माइनस आई इफेक्ट भी तो उसको स्टेबलाइज करेगा, जो कि यहां पे नहीं हो रहा, इसके लिए नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, तो डी वाले की एसिडिटी बी से ज्यादा ही है, तो डी इज बेटर देन बी, ये तो हो गया, ओके डन। देन अब जाके अगर हम ए और बी की कंपेयर करें, मुझे लग रहा है यहाँ पे सी के बाद डी आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी तो बिल्कुल लास्ट जैसे में लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। तो सी के बाद डी आई क्लियर है, बी और ए में हमें कंपेयर करना है, तो मुझे जो ये लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन पे आ रहा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसकी काफी फर्क पड़ता है। यहाँ पे वो जिस कार्बन पे आ रहा है वो क्या था, क्या था, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, पर रेजोनेंस में भी ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा हो, कहीं पे कार्बन कार्बन में ही घूम रहा है वो। तो नेगेटिव चार्ज जब कार्बन कार्बन पे रेजोनेंस कर रहा होता है तो वो उतना स्टेबलाइजिंग नहीं रहता इफेक्ट, तो इसलिए ए शुड बी मोर एसिडिक देन बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन आंसर आना चाहिए। डन, तो ये काफी क्लोज कॉल थी एसिडिटी ट्रेंड की। नेक्स्ट वन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। अब कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, हाइड्राइड एफिनिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? देखो जब भी कोई कार्बोकेटाइन बनता है, अब हम बोलते हैं ना ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम है, बट क्या हम सर उसके लिए कोई डेटा भी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए? यस देयर इज। देखो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, रिलैक्स करेगा, बोले यार मुझे रिएक्शन करने की जल्दी नहीं है, मैं डेस्परेट नहीं हूं, ठीक है। तो हाइड्राइड क्या होता है, एच नेगेटिव, तो जो भी आपके पास कार्बोकेटाइन है, लेट्स से आर पॉजिटिव, अगर ये एक एच नेगेटिव को गेन कर ले तो ये आर एच बन जाएगा ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन जितना अनस्टेबल होगा उतना ही उतावला एंड बावला होगा, वो जल्दी से चाहेगा कि हाइड्राइड मिले और मैं न्यूट्रल हो जाऊं, ओके। तो जो बहुत अनस्टेबल होता है उसकी हाइड्राइड एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और जो स्टेबल होता है बोल रहा है ठीक है आने दो हाइड्राइड को, कोई बात नहीं चल रहा है, तो आप बोल सकते हो हाइड्राइड एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। समझे? ओके, तो मतलब बेसिकली आपसे इनका स्टेबिलिटी ट्रेंड पूछा गया है। तो चलो ये वाला आपका 3 डिग्री प्लस अलाइलिक है, ये नॉर्मल 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री अलाइलिक इज बेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। तो इन चारों में सबसे कम स्टेबल कौन सा लग रहा है? ये, क्योंकि ए वाला इससे बेटर है, क्योंकि वो 3 डिग्री प्लस अलाइलिक है, ये सिंपल 3 डिग्री है, ये ट्राइफिनाइल मिथाइल है, पॉजिटिव चार्ज तीनों बेंजीन रिंग में डिलोक्लाइज होगा, तो ये नॉर्मल 3 डिग्री से फार बेटर है। व्हाट अबाउट दिस ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल? सर सुना तो है कि ये बहुत स्टेबल होता है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग जब लगता है, और यहाँ तो 3 लगे हुए हैं, हाँ सुना तो है काफी स्टेबल होता है, बट क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल होता है? सर ये सुना है आपने?
तो कहाँ ये मिलेगा, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देख के मैं भी पहली बार बड़ा खुश था कि कुछ ऐसा पूछा एनटीए ने कि जिसके लिए जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी, नाउ दे विल बी एबल टू रिलेट। तो ये आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जेरी मार्च पढ़ोगे, फ्रांसिस कैरे पढ़ोगे, ठीक है, तो उनमें आपको ये ट्रेंड मिलेंगे। ओके, देखो, तो दिस इज द हाइड्राइड एफिनिटी वैल्यूज का पूरा टेबल है फ्रांसिस कैरे वॉल्यूम ए में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका 314, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आया 270, 2 डिग्री आया 252। तो कुछ ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाइड्राइड एफिनिटी कम हो रही है, 3 डिग्री की 237 है, ठीक है, ट्रोपाइलियम की 200 है, तो मतलब ट्रोपाइलियम इज क्वाइट स्टेबल 200, मतलब 3 डिग्री से काफी ज्यादा स्टेबल है। इवन आप ये देख लो, ये बेंजाइल था, वो भी 3 डिग्री बेंजाइल है, कार्बन के साथ 2 और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 डिग्री बेंजाइल भी 220 पे है और नॉर्मल बेंजाइल 239 पे है। तो अभी आप देखो, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये आपका नॉर्मल बेंजाइल, ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री है, पढ़ते हैं ना, 3 डिग्री स्लाइटली मोर स्टेबल देन नॉर्मल बेंजाइल। यस, ये बहुत कम डिफरेंस है, 237 239, इसलिए पढ़ते हैं, समझे, क्योंकि डेटा है टू बैक इट अप, राइट। पर जैसे इस बेंजाइल में एक और कार्बन आप जोड़ दोगे तो एक्स्ट्रा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, हाइपरकॉन्जुगेशन लग जाएगी। अब देखो, इसके आगे एक और मिथाइल आपने लगाया, अभी 225 पे आ गया, अब हो गया ना नॉर्मल 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, मतलब 2 डिग्री बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, फाइन। एंड ट्रोपाइलियम इज एक्सेप्शनली स्टेबल। फिर व्हाट अबाउट द साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वगैरह, वो सारे केस, वो सारे आप केस मिलेंगे आपको इस टेबल में, सारे केस, जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स किताबें उल्टे सीधी ये लूल फजूल क्वेश्चन देखे होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के, रिंग्स के बीच में 3 मेंबर रिंग का डबल बॉन्ड लगा के पॉजिटिव चार्ज लगा रहे होते हैं, ऑल दोज आर इन दिस वन टेबल, सभी सारे क्वेश्चन इसी एक टेबल से बने हुए हैं, ठीक है। ये है ट्राई अराइल मिथाइल की सारी वैरायटीज, ये डाई अराइल मिथाइल की सारी वैरायटीज, ये है अदर कार्बोकेटाइन। तो अदर कार्बोकेटाइन में आप देखो प्रोपाइलियम की वैल्यू कितनी है, ये हाइड्राइड एफिनिटी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज हैं, बट ये वैल्यू जितनी ज्यादा हो टुवर्ड पॉजिटिव उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी है। तो ट्रोपाइलियम की है वैल्यू +4.7, पूरे में इतनी बड़ी वैल्यू और कोई नहीं है, मतलब ट्राई फिनाइल मिथाइल वाले की भी स्टेबिलिटी ट्रोपाइलियम से काफी कम है। ओके, तो ट्रोपाइलियम बहुत अच्छा है। ये आ गया ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये -2.3, देखिए क्वाइट स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ट्राइफिनाइल मिथाइल वाले से देखोगे तो उससे बेटर है ये -2.3, पर ट्रोपाइलियम उससे भी ज्यादा अच्छा है। और क्या क्या है इसमें, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइलीन, सॉरी साइक्लोप्रोपिनाइल, ये कौन सा केस है, ये वाले भाई साहब कौन से हैं, ये आ गया ठीक है ना, ये वाला किसी ने किसी किताब में देखा होगा, ये कौन है, ये इंसान कौन है, ये इंसान है ये वाले, +9.7। तो इस पूरे टेबल में आई थिंक सबसे बड़ी वैल्यू +9.7 इसी की है, ठीक है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपिनाइल, राइट। तो इस टेबल से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी कार्बोकेटाइन की सारी, फाइन, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल मुझे नहीं लगता कि किसी रेफरेंस बुक में कार्बोकेटाइन्स के बारे में दी हुई है। तो उसके बेसिस पे आंसर दे, सबसे स्टेबल, तो मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताऊं, सबसे स्टेबल है डी, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है। तो हाइड्राइड एफिनिटी सबसे ज्यादा CABD, CABD सेकंड ऑप्शन, ठीक है, प्रूफ के साथ। नेक्स्ट वन, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो पहले वाले में अगर आप AgBr बनाते हो तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये एरोमेटिक बनेगा, तो ये बड़ी आसानी से ब्रोमाइड छोड़ देगा। यहां पर भी ब्रोमाइड निकलने से अलाइलिक बनेगा, एक्सटेंडेड अलाइलिक, ये भी ब्रोमाइड इजीली छोड़ेगा। यहां पर भी ब्रोमाइड निकलने से बेंजाइलिक बनेगा, गुड कार्बोकेटाइन। यहां पे ब्रोमाइड छोड़ने से हाईली अनस्टेबल विनाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा, विच इज नॉट वेरी फेवरेबल, वेरी अनस्टेबल, इसलिए ये ब्रोमाइड नहीं देगा। नेक्स्ट वन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन कंपाउंड,
गिवन रिएक्शन आर, देखो OH नेगेटिव के वजह दो इक्विवेलेंट है, इट्स क्वाइट सिमेट्रिकल, स्क्वेरिक एसिड है, सिमेट्रिकल है, तो OH नेगेटिव दो हैं, तो यहां से भी H पॉजिटिव निकाल देगा, यहां से भी H पॉजिटिव निकाल देगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो ये आ गया। अब इसका बेनिफिट ये है, नेगेटिव चार्ज ये आप रेजोनेंस करवाएं, जैसे ये बना ना, चार में से एक डबल बॉन्ड है, बाकी तीन सिंगल दिख रहे हैं। अब देखो इसकी मैं रेजोनेंस करके दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, दूसरे में ठीक है ये बना, अब ये वाला बॉन्ड डबल हो गया, बाकी तीन सिंगल हो गए। नेक्स्ट में ये कर लो, ऐसे करते 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 चार बन जाएंगे आपके, एक बार डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, मतलब चारों बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इन चारों बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड करेक्टर बराबर है, तो ये चारों कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की जो लेंथ होंगी वो भी बराबर होंगी, बिल्कुल। फिर कभी इन दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, कभी इन दो पे होगा, फिर इन दो पे, फिर इन दो पे, तो मतलब ये टू नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन पे बराबर बटा है। बेटा टू नेगेटिव को चार ऑक्सीजन पे बांटना है, तो हर एक के हिस्से में कितना आया, -0.5। ओके, तो कंपाउंड बी इज एरोमेटिक, क्या ये एरोमेटिक है? देखो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं ये डबल बॉन्ड को ऊपर की तरफ शिफ्ट करवा दूं तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो आपका रिंग बना, फोर मेंबर्ड रिंग, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, प्लेनैरिटी भी है, तो एरोमेटिक तो ये हो रहा है, राइट, तो ये सही आ रहा है। द कंप्लीशन ऑफ अबव रिएक्शन इज वेरी स्लो, वेरी स्लो क्योंकि हाइड्रोजन अच्छे एसिडिक लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको निकालते नेगेटिव चार्ज, वो आपका रेजोनेंस कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। ए शोज टॉटमरिज्म, ये आपका ए कंपाउंड है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन आर फाउंड टू बी सेम, पहली बात है डी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर, डी तो आएगा ही आएगा, इसमें डी नहीं है, ठीक है, ये आउट हो गया। उसके बाद बात करें, ए शोज टॉटमरिज्म, ये भी सही है, सी ऑप्शन, मैं आपको भी बताता हूँ कैसे सही है, सी भी आना ही आना है, ए बी एंड डी ओनली, ये भी आउट हो गया। ए सी डी और बी सी डी, तो बात सिर्फ ए और बी की है, बी तो मैंने आपको बोला ना वेरी स्लो, तो नहीं होगा ये, तो ए सॉरी बी इज एरोमेटिक, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन है कि सर ये टॉटोमरिज्म कैसे शो कर रहा है, ये ए, सर कार्बोनिल के बगल में अल्फा पोजीशन पे, सर यहाँ तो एच नहीं है, इस साइड भी नहीं है, तो अल्फा एच कहाँ है, वो भी sp3 कार्बन पे तो नहीं है, चलो इसकी बात करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अल्फा एच का कॉन्सेप्ट जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बेस की प्रेजेंस में OH नेगेटिव लूं, OH नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव निकालेगा, वैसे लिखोगा, ये कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन है, यस सर अल्फा है, ठीक है, और क्या, चलो एक काम करते हैं, इसको देखो, डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन यहां से लेके यहां तक है, मैंने कहा था जहां तक कॉन्जुगेशन रहती है उसका अल्फा पकड़ लो, तो अगर कॉन्जुगेशन यहां से शुरू होके यहां तक है तो इसका अल्फा हुआ ये, एंड इट डजंट हैव टू बी कार्बन, ऑटोमेरिज्म में जरूरी नहीं कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, अल्फा एटम पे होनी चाहिए, बच्चे ये है, अब देखना ध्यान से, OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, ये बना O नेगेटिव, अब ये O नेगेटिव किस तरह से रेजोनेंस करेगा, O नेगेटिव यहां पहुंचा, अब वो जो बेस H पॉजिटिव लेके गया था, अब उसको ये वापस से ले ले, तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो टॉटोमर्स क्या होते हैं, दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गई ना, यहां से निकल के वहां पहुंची, यस, डबल बॉन्ड यहां से निकल के वहां पहुंचा, यस, तो इसके आगे ये बेस से जो हाइड्रोजन जो लेके गया था उसको वापस अगर उठा ले तो हमारे पास ये बन गया, ये टॉटोमर ही है इसका, ठीक है, ये टॉटोमर है,
यस, इट शोज डॉटोमेरिज्म। क्लियर है ये? तो आई होप नाउ इट्स, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, डन। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? ए, सी एंड डी। दैट्स इट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, कुछ समझ आया, क्योंकि क्वेश्चन करवाना इज नॉट द पर्पज। क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, बट उस क्वेश्चन के साथ माइंड में जो डाउट आता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये कहाँ लिखा है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो डायरेक्टली बोल दें ये होता है, बात खत्म, वो किसी काम के नहीं होते हैं। बिकॉज वो तुम्हारे को कुछ समझाने की बजाय चार और डाउट्स माइंड में ले आएंगी, यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो ये पढ़ा था। तो दे क्रिएट अ डाउट कि तुमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। तो आपको अपनी ही पढ़ाई पे, अपनी लर्निंग पे डाउट होने लग जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस रेफर मत करो, दे विल क्रिएट सेल्फ डाउट, और आपकी खुद के जो कॉन्सेप्ट्स आते भी है ना, उनका भी कबाड़ा कर देंगे। ओके, तो ऐसी एक्सप्लेनेशन देखो कहीं पे जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया पूरा से, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही है, लीव इट। ओके, जबरदस्ती का याद नहीं करना कि लिखा है आंसर ऐसा है तो शायद होता हो, चलो याद ही कर लेता हूँ, समझ नहीं आ रहा है, वो काम गलती नहीं करनी है। मैक्सिमम बच्चे अपने कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्टॉर्ट करते हैं बिकॉज दे ब्लाइंडली जस्ट रट लेते हैं कई चीज़ों को जो समझ नहीं आती हैं, ये मान के कि शायद सामने वाले ने लिखा है किसी वेबसाइट पे, किसी पोर्टल पे, किसी किताब में, ठीक ही होगा। ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन एवरीवन, एवरीवन। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए